साथियों 23 सितंबर सन 1803 को निज़ाम की उत्तरी सरहद पर बरार की सरहद से मिले हुए असाई नामक गांव में मराठों की और कंपनी की सेनाओं के बीच एक प्रसिद्ध संग्राम हुआ था, जो भारत के निर्णायक संग्रामों में गिना जाता है और जिसका निसंदेह इस देश के अंदर ब्रिटिश सत्ता के विस्तार पर बहुत प्रभाव पड़ा था। दौलत राव सिंधिया के साथ उस समय लगभग 50,000 पैदल, बहुत से सवार और एक ज़बरदस्त तोपखाना था। दौलत राव इस भ्रम में था कि अंग्रेज़ों की मुख्य सेना हैदराबाद में है। अपने सवारों सहित तेज़ी के साथ हैदराबाद की ओर बढ़ा चला गया था। उसकी पैदल और तोपखाने की सेना कुछ पीछे रह गई थी। कहते हैं कि उसी समय दशहरे का त्यौहार पड़ा था। दशहरा मनाने के लिए इस पीछे वाली सेना ने असाई में कुछ देर कर दी थी, यहाँ तक कि आसपास चारे की कमी हो गई थी। ठीक 23 तारीख को तोपखाने के तमाम बैल खोलकर चरने के लिए दूर भेज दिए गए थे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली को इन सब बातों का पता था, अथवा ये सब बातें पहले से तय थी, क्योंकि सिंधिया की सवार सेना के अफसर मराठे थे, किंतु पैदल और तोपखाने की सेना में अनेक अफसर यूरोपियन थे, जिन्हें अंग्रेज पहले से ही लोभ देकर अपनी ओर मिला चुके थे। इन्हीं यूरोपियनों द्वारा उस सेना के अनेक हिंदुस्तानी अफसरों को भी अंग्रेज़ों ने अपनी ओर कर लिया था। इन विश्वासघातकों में से कुछ लोग शुरू ही में सिंधिया को छोड़कर अंग्रेज़ों की ओर चले गए थे, किंतु कुछ ऐन मौके पर काम आने के लिए सिंधिया की फौज के साथ रह गए थे। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि असाई के संग्राम की संपूर्ण परिस्थिति को रचने में अंग्रेज़ों को इन लोगों से बहुत बड़ी मदद मिली होगी। गवर्नर जनरल मार्क्विस वेलेस्ली के अनुसार उस दिन केवल 8,000 पैदल, 1600 सवार और 17 तोपें वेलेस्ली के अधीन थी और करीब 50,000 पैदल और 128 तोपें सिंधिया की ओर थी। किंतु जनरल वेलेस्ली को 26 अक्टूबर सन 1803 के एक पत्र में लिखा है कि मराठों की सेना में कम से कम 4 पलटनों की एक ब्रिगेड बेगम समरू की थी और एक ब्रिगेड उतनी ही बड़ी दूपो नामक एक यूरोपियन के अधीन थी। बेगम समरू के साथ अंग्रेज़ों की साजिश का जिक्र मैं पहली वीडियो में कर चुका हूँ। 28 जुलाई सन 1803 को जनरल लेक ने गवर्नर जनरल को लिखा था कि बेगम समरू के हमारे साथ मिल जाने से हमें कई अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। उसकी 4 पलटनें इस समय सिंधिया के पास हैं। इस बात की तरकीबें की जा सकती हैं कि वे चारों पलटनें जनरल वेलेस्ली से आ मिलें। इसके उत्तर में गवर्नर जनरल ने लिखा था कि यह सलाह निहायत मुनासिब है और फ़ौरन कर्नल स्कॉट को हुक्म भेज दिया जाएगा। मिस्टर मर्सर के नाम जो हिदायतें गई हैं उनमें यह भी दी गई है। साथियों, दूपों के संबंध में गवर्नर जनरल के नाम जनरल वेलेस्ली के 24 अक्टूबर सन 1803 के एक पत्र में लिखा है कि सिंधिया की सेना के 16 अफसर और सार्जेंट आपके 29 अगस्त के ऐलान के अनुसार आकर कर्नल स्टीवेंसन के साथ मिल गए हैं। उनके नामों की सूची और हर एक को जो जो तनख्वाह मिलनी चाहिए सब लिखकर मैं बाद में भेज दूंगा। साथियों, इन 16 अफसरों में से एक दूपों भी था। जाहिर है कि बेगम समरू की चारों पलटनों ने और दूपों की चारों पलटनों ने असाई के निर्णायक युद्ध में सिंधिया की अनुपस्थिति में सिंधिया के साथ विश्वासघात किया था। कप्तान ग्रांट डफ ने अपने मराठों का इतिहास में लिखा है कि असाई में सिंधिया के अधिकतर पलटनों को एक नुकसान यह हुआ था कि उनके यूरोपियन अफसरों में से अधिकतर अंग्रेज शत्रु की ओर चले गए थे। ग्रांट डफ ने लिखा है कि गवर्नर जनरल के जिस ऐलान पर इन लोगों ने अपने मालिक सिंधिया के साथ विश्वासघात किया, वह अंग्रेज़ों के अलावा दूसरे यूरोपियन अफसरों और यहाँ तक कि सिंधिया के हिंदुस्तानी अफसरों के नाम भी जारी किए गए थे। साथियों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इन लोगों में से कुछ युद्ध छिड़ते ही अंग्रेज़ों की ओर आ गए थे और बाकी ठीक मौके पर काम देने के लिए दौलत राव की सेना में बने रहे थे। रहा सिंधिया का ज़बरदस्त तोपखाना, सो उसकी अधिकांश तोपें बैलों के न होने के कारण मोर्चे पर लाई भी नहीं जा सकी थी। इस पर भी यदि दौलत राव सिंधिया 23 सितंबर सन 1803 को स्वयं असाई के मैदान में मौजूद होता तो संभव है कि भारत का उसके बाद का इतिहास किसी दूसरे ही ढंग से लिखा जाता। सिंधिया की अनुपस्थिति में भी उसके कुछ नमक हलाल सैनिकों ने बड़ी वीरता के साथ शत्रु का मुकाबला किया। अंग्रेज़ों ही के अनुसार अंग्रेज़ों के हताहतों की तादाद 575 गोरे और 1456 हिंदुस्तानी थी और उसके 126 आदमी लापता रहे थे। वहीं सिंधिया के हताहतों की तादाद अंग्रेज़ों के अनुसार 1200 थी। साथियों, सिंधिया के तोपखाने के करीब करीब सब अफसर यूरोपियन थे। इन लोगों ने सिंधिया की भारी तोपें लाकर
गोला बारूद और सामान के साथ ज्यों की त्यों अंग्रेज़ों के हवाले कर दी थी। पैदल सेना में भी कम से कम पूरी 8 पलटनें, जैसा कि मैंने बताया है उसके अनुसार, शत्रु के साथ मिल गई थी। बाकी सेना भी विश्वासघातकों से चलनी थी। ऐसी सूरत में बाकी की पैदल सेना बिना सरदार और बिना सामान कब तक शत्रु का मुकाबला कर सकती थी। परिणाम यह हुआ कि शेष पैदल सेना में से अधिकांश मैदान छोड़कर पीछे हट गई और असाई का मैदान अंग्रेज़ों के हाथ रहा था। साथियों, नाना फडणवीस की सलाह के विरुद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने में आकर यूरोपियनों को अपने यहाँ नौकर रखने में दौलत राव सिंधिया के पूर्वज माधोजी सिंधिया ने जो ज़बरदस्त भूल की थी, उसका दंड आज दौलत राव सिंधिया को भोगना पड़ रहा था। दौलत राव सिंधिया की तोपों और उनके साथ के सामान की जनरल वेलेस्ली ने बड़े ज़ोरों के साथ प्रशंसा की थी। फिर भी सिंधिया की पैदल सेना पर असाई के संग्राम का बहुत कम असर पड़ा था। लड़ाई के अगले दिन यानी 24 सितंबर सन 1803 को गवर्नर जनरल मार्क्विस वेलेस्ली ने कर्नल स्टीवेंसन को आज्ञा दी थी कि तुम परास्त मराठा सेना का पीछा करो। इस बारे में इतिहास लेखक मिल ने लिखा है कि इस हार से शत्रु की व्यवस्था इतनी कम टूटने पाई थी, यानी वे इतने कम तितर बितर हुए थे कि कर्नल स्टीवेंसन के पीछा करने से उन्हें ज़रा भी डर नहीं था। साथियों, कर्नल स्टीवेंसन सिंधिया की इस सेना से डरता था, इसलिए वह उसका पीछा करने का साहस नहीं कर सका था। साथियों, असाई संग्राम में अपने कुछ लोगों के विश्वासघात और अपना तोपखाना शत्रुओं के हाथों में चले जाने का समाचार सुनकर दौलत राव को बड़ा दुख हुआ था। दौलत राव के साथ इस समय पेशवा बाजीराव का एक अत्यंत विश्वस्त दूत बालाजी कुंजर था, जिसने अनेक बार बड़ी वफादारी के साथ अपने स्वामी और देश दोनों की सेवा की थी, जिसे अंग्रेज़ों ने कई बार धन इत्यादि का लोभ दिया, किंतु जिसे वे किसी तरह अपनी ओर नहीं फोड़ सके थे। बालाजी कुंजर बसई संधि पर बातचीत करने के लिए और यदि हो सके तो दौलत राव सिंधिया को पूना ले जाने के लिए पेशवा की ओर से सिंधिया के दरबार में भेजा गया था, और सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध छिड़ जाने पर भी इस समय तक बराबर सिंधिया के साथ मौजूद था। असाई के संग्राम के एक सप्ताह के अंदर बालाजी कुंजर ने सिंधिया की सलाह से और सिंधिया की ओर से गवर्नर जनरल वेलेस्ली को एक लंबा पत्र लिखा था। इसमें उसने वेलेस्ली से प्रार्थना की थी कि इस अकारण युद्ध को बंद करके सुलह की शर्तें तय कर ली जाएं। दुर्भाग्यवश बालाजी कुंजर का यह महत्वपूर्ण पत्र भी वेलेस्ली के छपे हुए पत्र व्यवहार में कहीं नहीं है। 5 अक्टूबर सन 1803 को वेलेस्ली ने इस पत्र के उत्तर में बालाजी को जो पत्र लिखा था, उससे मालूम होता है कि बालाजी ने अपने पत्र में ये बातें दर्शाई थी कि दौलत राव सिंधिया का इरादा अंग्रेज़ों के या किसी के साथ भी लड़ने का नहीं था। दौलत राव ने अंत समय तक शांति और समझौते द्वारा सब बातें तय कर लेने की पूरी कोशिश की थी, किंतु अंग्रेज सदा गोलमोल बातें करते रहे। उन्होंने एक बार भी अपनी मांगों और शिकायतों को साफ साफ नहीं बताया। यहाँ तक कि युद्ध की कोई बाज़ाब्ता अंतिम सूचना भी सिंधिया को नहीं दी गई थी और सिंधिया के इलाके पर हमला कर दिया गया। इन सब बातों के अलावा बालाजी ने अपने पत्र में महाराजा सिंधिया के प्रति कॉलिंस के अनुचित व्यवहार को भी दर्शाया था और अंत में प्रार्थना की थी कि व्यर्थ रक्तपात को बंद करके सुलह की बातचीत की जाए। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंग्रेज़ों ने दौलत राव सिंधिया के साथ सुलह की बातचीत शुरू की थी या उनका अगला कदम क्या रहा था। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।